वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। गैर संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय, ऐसे बॉडीज, ऐसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में, कि संविधान के किसी भाग में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाते हैं। जैसे किसी अनुच्छेद, किसी अमेंडमेंट के तहत नहीं, उसको किसी अधिनियम के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको कहते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सबसे पहले है नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लोकपाल, लोक आयुक्त। ये सारे जो बॉडीज हैं, इनको किसी अधिनियम के द्वारा, किसी नियम के द्वारा या फिर आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे आरटीआई एक्ट लाया गया था, उसके तहत, आरटीआई एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का निर्माण किया गया और ह्यूमन राइट कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार इन लोगों की जरूरत। जैसे नीति आयोग का जो बनाया गया, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। तो ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले हम देखेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग को रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग को भंग कर इस स्थान पर नए निकाय की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की। उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह भारत सरकार के कार्यकालीन संकल्प। भाई, अगर हमारे मन में एक सवाल उठ सकता है कि योजना आयोग के स्थान पर इसको क्यों रखा गया, जबकि योजना आयोग अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रहा था और एक बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में का स्थान भी रखता था, क्योंकि इसने काफी पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी उल्लेखनीय कार्य किया था। लेकिन उसके स्थान में एक कमी थी कि वो केवल ऊपरी निर्णय, सेंट्रल निर्णय पर ही काम करता था। जो स्टेट लेवलों के, स्टेट राज्यों और संघ शासित राज्यों का जो सलाह नहीं लेता था किसी भी योजना निर्माण में। तो उल्लेखनीय है कि नीति आयोग योजना आयोग की तरह भारत सरकार का एक कार्यकाली संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक है न वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में यह गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिकतर निकाय है। साथ ही एक गैर संवैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं निकाय भी है। तो नीति आयोग भारत सरकार के नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक, प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक है, जो निर्देशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका तथा विकास कार्यों में सलाहकारी भूमिका निभाता है। योजना आयोग युग की पहचान एवं नीतियों का केंद्र से राज्य को एक तरफा प्रवाह है, जो कि अब राज्यों के वास्तविक एवं सतत भागीदारी से प्रतिस्थापित हो गया है। पूर्व के आदेश एवं नियंत्रण दृष्टिकोण के परिप्रेक्षात्मक बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोण को संघर्षवादी रूप नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति में समायोजित करता है। संघवाद की भावना के अनुरूप नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार से शीर्ष न कि शीर्ष से आधार दृष्टिकोण के आधार पर रूपायित है। संघवाद की भावना के अनुरूप अपनी नीति जो बनाते हैं, सोच आधार से शीर्ष है, ना कि शीर्ष से, मतलब बॉटम टू टॉप ना होकर, टॉप से बॉटम ना होकर, क्या है ये, बॉटम से टॉप है।
मतलब आधार से शीर्ष की ओर इसका जो नीति निर्माण का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो आधार से लिया जाता है, ना कि शीर्ष से। तर्काधार क्या है? नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का कारण स्पष्ट करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित राय व्यक्त की। पूछा गया कि क्यों इसकी जगह योजना आयोग की जगह में क्यों लाया जा रहा है, तो इन्होंने भारत सरकार ने पहला जवाब दिया कि भारत पिछले 6 दशकों के अंदर एक परिप्रेक्षात्मक बदलाव से गुजरा है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ जनसांख्यिकी रूप में। इस बीच राष्ट्रीय विकास में सरकार की भूमिका भी समानांतर रूप से विकसित या परिवर्तित होती गई है। बदलते समय के साथ संगति बैठाते हुए भारत सरकार ने पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना भारत की जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति बेहतर ढंग से करने के उद्देश्य से की है। नई संस्था विकासात्मक प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारत सरकार के सीमित दायरे से बाहर जाकर विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को निर्मित एवं पुष्ट करने के लिए है। इसके निर्माण के आधार निम्न होंगे। राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर की भागीदारी के रूप में सशक्त भूमिका, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करते हुए आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों के एक ज्ञान केंद्र जो कि सुशासन के सर्वोच्चतम प्रचलनों के कोष या भंडार के रूप में तथा एक प्रबुद्ध मंडल या थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करे। कार्यान्वयन संभव बनाने वाला एक सहयोगी मंच जो कि प्रगति का अनुश्रवण करके अंतरों को पाटते हुए केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को साझे प्रयत्नों के साथ पूर्ति करे। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 65 वर्ष पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बनकर रह गया था। यह आदेशात्मक आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं। भारत एक विविधतापूर्ण देश और इसके अनेक प्रांत अपनी ताकतों एवं कमजोरियों के साथ आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है। कोई राज्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से स्ट्रांग है, तो कोई राज्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है। इसी संदर्भ में सबके लिए समान नीति वाला आर्थिक नियोजन अब हमारे लिए पुराना पड़ चुका है। यह भारत को आज की वैश्विक आवश्यकता अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा नहीं बना सकता। तो योजना आयोग को हटाने के पीछे कई तर्क दिए गए भारत सरकार के द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा। अब हम समझते हैं कि इसकी संगठन कैसे, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होने वाले सदस्यों की बात हम अगर करें तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसके गठन में, इसके स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष होता है जो कि भारत के प्रधानमंत्री, शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधायिका और अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। तो केंद्र शासित राज्यपाल में 2 जिनकी विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी की, और साथ ही अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। क्षेत्रीय परिषद, इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इनका संयोजकत्व प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इनमें से शामिल रहते हैं। इन परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष एवं उनके नामित व्यक्ति करते। विशिष्ट आमंत्रित विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों से पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त इनका गठन उपाध्यक्ष होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य राजमंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निश्चित कार्यकाल के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष सचिवालय जैसा समझा जाएगा। इसके गठन, शाखाएं, शोध शाखा, परामर्श शाखा, कोई रिसर्च करेगी, कोई एडवाइजरी देगी, टीम इंडिया शाखा देगी। तो ये सब इसके उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सहभागिता, राज्यों राष्ट्रीय उद्देश्य के आलोक में राज्यों के सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रज्ञों एवं रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास। नीति आयोग का दृष्टिकोण की स्थिति प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा की रूपरेखा प्रदान करेगा ताकि उसे अपेक्षित गति मिल सके। और सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए सतत आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोग पहलों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि राज्यों से मिलकर ही देश बना है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास और इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना। यह सुनिश्चित करना कि जो भी क्षेत्र या विषय से संदर्भित किए जाते हैं, आर्थिक, रणनीतिक एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल हो। हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना जो कि आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए। रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा एवं पहलों को डिजाइन करना एवं उनकी प्रगति एवं सक्षमता का अनुश्रवण करना, अनुश्रवण एवं फीडबैक से मिले सबको के आधार पर नवाचारी सुधार के लिए तत्पर होना, जिसमें मिड कोर्स करेक्शन भी शामिल होगा। प्रमुख हितधारकों एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समान सोच वाले थिंक टैंक के साथ शैक्षिक एवं कहने का मतलब है कि अन्य देशों में भी ऐसे थिंक टैंक बनाए गए हैं। प्रमुख देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सारे देशों में अगर थिंक टैंक है, कोई काम कर उन थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक एवं नीतिगत शोध संस्थान के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सलाह देना। तो ये था अत्यधिक कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से अनुश्रवण और समीक्षा करना, साथ ही संसाधनों का उचित पहचान करना और वितरण की सफलताओं की संभाव्यता को मजबूती प्रदान करना। मार्गदर्शक सिद्धांत: अंत्योदय, गरीब, हास्याकृत लोगों तथा अभिवंचितों की सेवा तथा उत्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार के अनुसार समावेशिता, असुरक्षित हास्याकृत वर्गों को सशक्त बनाना, पहचान आधारित हर प्रकार के भेदभाव, लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति अथवा वर्ग को समाप्त करना। ग्राम विकास प्रक्रिया में गांवों को जोड़ना, हमारे नैतिक बोध, संस्कृति की ताकत और ऊर्जा अर्जित करना। जनसंख्या लाभांश, हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति। भारतीय जन का उपयोग करना, शिक्षा, कौशल विकास तथा उनके सशक्तिकरण पर ध्यान देकर तथा उत्पादक आजीविका अवसरों के माध्यम से। सहभागिता, जन सहभागिता, विकास प्रक्रिया को जन चलित बनाकर जागृत एवं सहभागी नागरिकों को सुशासन तक चालक या ड्राइवर बनाना। अभिशासन, खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्रिय एवं स्वोद्देश्य अभिशासन शैली को प्रश्रय देना। लागत से उत्पाद का परिणाम, फ्रॉम आउटलेट टू आउटपुट टू आउटकम की ओर प्रयास करना। धारणीयता, अपने नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में धारणीयता को केंद्र में रखना, पर्यावरण के प्रति सम्मान की प्राचीन परंपरा के अनुरूप। 7 स्तंभ इसके नीति पर। जन समर्थक एजेंडा, जो कि समाज के साथ साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति करता हो। नागरिक की आवश्यकताओं, नागरिक की जरूरतों का अनुमान कर प्रत्युत्तर के प्रति आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना। नागरिकों की संलग्नता के माध्यम से सहभागी होना। सभी पक्षों में स्त्री सशक्तिकरण, सभी समूहों का समावेशिता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान। युवाओं के लिए अवसर की समानता, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता,
स्थापित कर सरकार को सुदृढ़ एवं उत्तरदायी एवं अनुक्रियात्मक बनाना। सहकारी संघवाद, नागरिक संलग्नता को प्रोत्साहन, अवसरों का समत्वपूर्ण पहुंच, सहभागी एवं अनुकूली अभिशासन तथा तकनीक की आधिकारिक उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से नीति आयोग विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्देशिकी एवं रणनीतिक इनपुट का समावेश करना है। इसके अलावा विकास संबंधी नए विचारों को इनक्यूबेटर, उससे मित्र के रूप में बने रहना नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य है। आलोचना होती है इसकी, और आलोचना के रूप में योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए विपक्ष ने कहा यह कदम मात्र एक शगुफा है। विपक्षी दलों की आशंका व्यक्त की कि नए निकाय के से भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि कारपोरेट जगत का नीति निर्माण में दखल बढ़ेगा। सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति का दुर्नीति कहा। येचुरी ने कहा केवल संज्ञा बदलने तथा शेषेबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सुधरेगा। देखना है सरकार की इस संस्था को लेकर क्या योजना है। तो कई आलोचनाएं हुई हैं जिनको हमें पॉलिटिकली ज्यादा नहीं ध्यान देना है। पूर्ववर्ती योजना आयोग 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कार्यपालिका संकल्प जो 40 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, और इस प्रकार योजना आयोग न तो संवैधानिक न वैधानिक निकाय था। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष कार्य करती, देश के भौतिक पूंजी मानव संसाधनों का आकलन, समृद्धि की संभावना तलाश करना। योजना आयोग का कार्य था देश के भौतिक पूंजी व मानव संसाधन का आकलन और उनकी समृद्धि की संभावना तलाश करना। देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना का सूत्रण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं को क्रियान्वित करना है। आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना, प्रत्येक योजना के प्रत्येक चरणों में सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी। वही काम जो अभी नीति आयोग करते हैं उसी के अनुरूप बनाए गए हैं, योजना आयोग के अनुरूप ही बनाए गए हैं। तो सारी चीजें हमें नहीं पढ़ना है। प्रशासनिक आरसी, गाडगिल रिपोर्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का उन्मूलन 2016 में यह समाचार मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने तथा इसकी शक्तियों को नीति आयोग की शासी परिषद को अंतरित करने का निर्णय लिया है, लेकिन अगस्त 2016 तक इसका आशय या कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है। अभी यह भी अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय है कि एनडीसी का आखिरी बैठक 15-27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना आयोग 12 से 17 को स्वीकृत के लिए हुई थी। एनडीसी की स्थापना 1952 में भारत सरकार की एक कार्यपालिकीय संकल्प द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट आउटलुक में की गई थी। योजना आयोग की तरह न तो संवैधानिक न वैधानिक निकाय। एनडीसी के गठन में प्रधानमंत्री, समस्त कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, शासन, योजना आयोग, नीति आयोग के सदस्य। एनडीसी की स्थापना उद्देश्यों के लिए योजना के लिए कार्यान्वयन, राज्यों का सहयोग, योजना को सहायता के लिए राष्ट्र के प्रयासों, संसाधनों को मजबूत करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी भागों का संतुलित एवं द्रुत विकास सुनिश्चित करना। एनडीसी हो गया। और तो ये थे नीति आयोग। नीति आयोग का गठन में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष होगा, और राज्यों के मुख्यमंत्री होगा, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो केवल 2 विधानसभा वाले राज्य दिल्ली और पुदुचेरी, बाकी के उपराज्य इसमें शामिल होंगे। नीतियों के निर्माण, सलाहकारी भूमिका निभाएगा, इन सब में सारी भूमिका निभाएगा। तो ये था नीति आयोग के कार्य और उनके गठन के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।